1 जुलाई 2017 से पहले हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रिवेल किया करते थे, जैसे कि आपका वैट हुआ, एक्साइज हुआ, सर्विस टैक्स हुआ। बट 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स एक नया टैक्स आया जिसको हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी बोला। अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो ये एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जब भी आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो या बाय करते हो तब आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। एंड जीएसटी इज लिवाइड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर। जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि वैट हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, और भी काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, सो वो सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। यानी कि आज एक ही इनडायरेक्ट टैक्स प्रिवेल कर रहा है इंडिया में, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी। सो इट हैज रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मर मतलब जितने भी पुराने टैक्सेस थे, सारे टैक्सेस को हटा दिया गया और आज एक ही इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी प्रिवेल कर रहा है टू होल ऑफ इंडिया। यानी कि दिस टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एंड हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडिया में एक ही टैक्स प्रिवेल हो, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स प्रिवेल हो, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। अब कोई ना कोई तो कारण होगा जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का। यस और नो? देयर आर सम रीजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। सो लेट्स हैव अ व्यू। टू रिमूव द डिस्पैरिटीज ऑफ टैक्सेस, काफी डिफरेंसेस आते थे टैक्सेस के बीच में, सो इसलिए जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया। टू रिमूव द डिस्पैरिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती थी उसको रिमूव करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस करा। टू रिमूव टैक्स इवेशन, पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंडिया में वो कुछ इस प्रकार थे कि लोग टैक्स पूरा नहीं पे किया करते थे, यानी कि टैक्स की चोरी हो जाया करती थी। टैक्स के चोरी होने से मेरा मतलब है कि वो टैक्स पूरा कंप्लीटली पे नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इसने ये प्रॉब्लम, इसने ये दिक्कत टैक्स इवेशन की हटा दी। इट हैज रिड्यूस्ड द टैक्स पेयर्स डिफिकल्टीज। टू रिमूव मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, यानी कि पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लेकिन आज एक ही इनडायरेक्ट टैक्स प्रिवेल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। ये सभी रीजंस थे जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आपको इतना ध्यान नहीं देना है इस पे, बट हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि जीएसटी इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए क्या बोल रहा है, शर्मा जी अ ट्रेडर। शर्मा जी कौन है? ट्रेडर है। यानी कि ट्रेडर कौन होता है? ट्रेडर वो बंदा होता है, डीलर वो बंदा होता है, सेलर वो बंदा होता है जो कि क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से, हाँ जी किससे, मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करता है ताकि वो बेच सके टू हुम, टू द कंज्यूमर। यस और नो? सो ये है हमारे शर्मा जी। अब क्या हुआ शर्मा जी के साथ, देखते हैं। शर्मा जी, a trader, purchased goods for 5,000 from the manufacturer। तो शर्मा जी ने क्या किया, शर्मा जी ने 5,000 रुपए के गुड्स बाय करे फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। एंड सोल्ड इट टू राम अ कस्टमर दैट इज द एंड यूजर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। और बेच दिए किसको? मिस्टर राम को। ये है हमारे राम, बेच दिए, हाँ जी। एंड सोल्ड इट टू राम अ कस्टमर, राम कौन था? एक कस्टमर। एंड यूजर, एंड यूजर का मतलब हुआ कि राम के पास एट लास्ट गुड पहुंच रहे हैं, यानी कि एंड यूजर, यानी कि उस गुड्स को फाइनली कौन कंज्यूम कर रहा है? राम, ठीक है। और सोल्ड कर दिए राम को जो कि कस्टमर था एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000। सो शर्मा जी ने 5,000 रुपए के गुड्स बाय करे एंड उसे एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 बेच रहे हैं, यानी कि 6,000 रुपीज का वो गुड्स बेच रहे हैं। यस और नो? 5,000 रुपीज की गुड्स 6,000 में बेच रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए जीएसटी का रेट आपका 12% है, ठीक है। अब शर्मा जी ने क्या किया, शर्मा जी ने 5,000 रुपए के गुड्स बाय करे मैन्युफैक्चरर से, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर को 5,000 रुपीज पे कर रहे हैं एंड साथ ही साथ में वो जीएसटी का भी अमाउंट पे करेंगे, दैट इज 12% ऑफ 5,000 रुपीज। यस और नो? और 12% ऑफ 5,000 कितना होता है? 600। यानी कि शर्मा जी मैन्युफैक्चरर को 5,600 रुपए पे कर रहे हैं। यस और नो? यस, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली मैन्युफैक्चरर और शर्मा जी के बीच की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शर्मा जी एंड मिस्टर राम, दैट इज अ कस्टमर।
हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट शर्मा जी एंड मिस्टर राम। शर्मा जी ने 6,000 रुपए के गुड्स बेचे टू हुम मिस्टर राम, यानी कि मिस्टर राम शर्मा जी को क्या क्या पे कर रहे हैं। शर्मा जी को राम इज पेइंग 6,000 एंड ही इज पेइंग जीएसटी, दैट इज 12% ऑफ 6,000 रुपीज, दैट इज 720 रुपीज। यानी कि राम पे कर रहा है 6,720 रुपीज टू शर्मा जी। यस और नो? यस। ओके, सो 5,000 रुपए के गुड्स जब शर्मा जी ने बाय करे, सो ही इज पेइंग 5,000 टू मैन्युफैक्चरर और जीएसटी का पैसा 600 रुपए। जब शर्मा जी ने यही 5,000 रुपए के गुड्स 1,000 रुपए के प्रॉफिट में यानी कि 6,000 रुपए के बेचे, तो मिस्टर राम शर्मा जी को 6,000 रुपए पे कर रहे हैं एंड जीएसटी के 720 रुपए। इस तरीके से शर्मा जी के पास पहुंच रहे हैं थ्रू मिस्टर राम रुपीज, दैट इज 6,720। ठीक है, अब यहां पर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट शर्मा जी। शर्मा जी ने क्या किया? शर्मा जी ने 720 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया। यस और नो? टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्ट किया इन्होंने कितना? 720 रुपए। एंड हमने ये भी देखा कि शर्मा जी ने 600 रुपए का जीएसटी पे करा। यस और नो? देखिए ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करो कि शर्मा जी ने 720 रुपए टैक्स कलेक्ट किया, यानी कि 720 रुपए गवर्नमेंट के पास जाने चाहिए थे। एंड हम क्या देख पा रहे हैं कि 600 रुपए शर्मा जी ने ऑलरेडी पे कर दिए। 720 रुपए इज कलेक्टेड एज जीएसटी बाय शर्मा जी, यानी कि ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? शर्मा जी ने ऑलरेडी 600 रुपीज पे कर दिए हैं। दैट मीन्स बाकी बचे हुए 120 रुपए हैज टू बी पेड बाय शर्मा जी टू द गवर्नमेंट। सो 120 रुपए विल बी पेड टू गवर्नमेंट। यस, बाय हुम? बाय शर्मा जी। सो मैंने यहां पर क्या लिखा था? जीएसटी इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब 5,000 रुपए के गुड्स शर्मा जी 6,000 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 5,000 रुपीज के गुड्स शर्मा जी 6,000 रुपए में निकाल रहे हैं, यानी कि यहां पर 1,000 रुपए की हुई है वैल्यू एडिशन। अगर आप इस वैल्यू एडिशन पे 12% लगाएंगे, दैट विल बी 120 रुपीज, और यही तो हमारा यहां पर आ रहा था। यस और नो? सो जीएसटी इज अ टैक्स दैट इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन। दोबारा समझ लेते हैं। शर्मा जी ने क्या किया? 5,000 रुपए के गुड्स 6,000 रुपए में बेचे, यानी कि यहां पर वैल्यू एड हुई 1,000 रुपए। अगर हम इस पर 12% की जीएसटी कैलकुलेट करने जाए, देन इट विल बी 120 रुपीज। सो जीएसटी इज लिवाइड ऑन द वैल्यू एडिशन। पहले के टैक्सेस कैसे हुआ करते थे? पहले के टैक्सेस हुआ करते थे कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था, बट यहां पर क्या हो रहा है? जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। ओके, हम बोलते हैं कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सो हमारा गुड्स से क्या मतलब होता है एंड सर्विसेज से क्या मतलब होता है? ठीक है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग या प्रॉपर्टी। सो यहां पर आपको बता रखा है कि गुड्स में क्या चीजें आती हैं। गुड्स में आती है कोई भी चीज जो आप मूव कर सकते हो एंड आपकी प्रॉपर्टीज। बट गुड्स डू नॉट इंक्लूड मनी एंड सिक्योरिटीज, यानी कि यहां पर पैसा नहीं आता, ना ही सिक्योरिटीज आती। सिक्योरिटीज क्या होती हैं? आपके शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। ये कुछ आपके लिए न्यू वर्ड्स हैं। सो आप इतना समझ के चलिए कि कंपनी शेयर्स, डिवेंचर्स वगैरह इशू करती है मतलब देती है टू द पब्लिक, जिससे कि पैसा आ सके। मान के चलिए ये आपकी कंपनी है। कंपनी क्या करती है? शेयर्स एंड डिवेंचर्स देती है एंड पैसा कंपनी के पास आता है। ठीक है, सो हमें ये सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं करनी है इन गुड्स, ना ही हमें पैसा इंक्लूड करना है इन गुड्स। सो गुड्स इंक्लूड ओनली मूवेबल थिंग्स एंड प्रॉपर्टी, नॉट द मनी एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, सर्विसेज में क्या आता है आपका? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि गुड्स को छोड़ के, मनी को छोड़ के एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, यानी कि ना हमें गुड्स लेने, ना मनी लेना, ना सिक्योरिटीज लेना। तो फिर सर्विसेज में क्या आता है? बट इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मनी। आप इस बात को समझने की कोशिश करो बच्चों, यहां पर मनीज नहीं आ रहे। यस, यहां पर मनी नहीं आ रहा, लेकिन यूज ऑफ मनी आ रहा है, जो कि बैंक्स यूज करती हैं पैसे को हमें सर्विसेज देने के लिए। हाँ जी, बैंक्स यूज करती हैं
पैसे को हमें सर्विसेज देने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज यूज करती हैं पैसे को हमें सर्विसेज देने के लिए। सो ये चीजें सर्विसेज में इंक्लूड है। सो सिंपली आप इतना समझिए कि मनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड बट द यूज ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड। जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वहां पर हमें जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आपको ये इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया है गुड्स एंड सर्विसेज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, बट एक बार अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। यहां पर लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। हमारे पास सीजी है, एसडी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है। यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, ये डिसाइड होता है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आप कहां पर रहते हो। सो जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर ये भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, नो प्रॉब्लम। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। देखिए, अभी अभी हमने ये देखा कि गुड्स का मतलब क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग, यानी कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, यानी कि जब भी आपका गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होगा तब जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो मैंने आपको पिछला शर्मा जी वाला जो एग्जाम्पल करवाया, आप उसको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, एंड जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके सम्स के लिए जो शर्मा जी वाला एग्जाम्पल है एक वो, एंड जो अब आई एम गोइंग टू डिस्कस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप सम्स किस तरीके से करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट एट टू प्लेसेस है, एट द सेंटर एंड एट द स्टेट। यानी कि सेंटर को हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट को हम बोल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। यस और नो? ठीक है। अब सेंटर को भी टैक्स चाहिए, यानी कि सेंटर को भी जीएसटी चाहिए एंड स्टेट को भी जीएसटी चाहिए। अब ये चीज इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपकी सप्लाई कहाँ हो रही है, यानी कि आप गुड्स कहाँ सर्व कर रहे हो, कहाँ दे रहे हो गुड्स। क्या आपकी गुड्स विद इन द सेम स्टेट जा रहे हैं या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? हाँ जी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है। अब सेंटर को भी टैक्स चाहिए, स्टेट को भी टैक्स चाहिए। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप गुड्स का मूवमेंट कहां पर कर रहे हैं। क्या गुड्स का मूवमेंट विद इन द सेम स्टेट हो रहा है या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि विद इन द सेम स्टेट का मतलब है कि यूपी में ही सप्लायर है एंड यूपी में ही कस्टमर है, यानी कि सप्लाई भी गुड्स यूपी से हो रहे हैं एंड खरीदने वाला भी यूपी का है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। अब हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करती है वी कॉल इट एज सीजीएसटी, एंड जब स्टेट पैसा कलेक्ट करती है वी कॉल इट एज एसजीएसटी। सीजीएसटी क्या है आपका? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी क्या है आपका? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपकी सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर है यूपी में और खरीदने वाला है एमपी में। हाँ जी, सप्लायर जो है वो उत्तर प्रदेश का है और खरीदने वाला कस्टमर एमपी का है, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स जा रहे हैं। तब सेंटर को भी टैक्स चाहिए और स्टेट को भी टैक्स चाहिए, तब हम उसे बोल देते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ जी, क्या? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो टैक्स को कलेक्ट कर लेता है एंड टैक्स लॉस के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट को फिर टैक्स का अमाउंट दे देता है। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर लेता है एंड एज पर टैक्स लॉस वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे देता है। ठीक है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों को जीएसटी चाहिए। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपकी सप्लाई है, यानी कि जहां पर आप गुड्स दे रहे हो, क्या वो विद इन द सेम स्टेट है या फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर है। विद इन द सेम स्टेट का मतलब है एक ही स्टेट के अंदर अंदर, और इसका मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स। जैसा कि हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। तो मान के चलिए अगर सप्लाई आपकी विद इन द सेम स्टेट हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा कलेक्ट करेगी वी विल कॉल इट एज सीजीएसटी, एंड स्टेट कलेक्ट करेगी वी विल कॉल इट एज स्टेट जीएसटी, यानी कि एसजीएसटी।
ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई आपकी अलग अलग स्टेट्स में हो रही है तो सेंटर को भी पैसा चाहिए, स्टेट को भी पैसा चाहिए, सो वी विल कॉल इट एज आईजीएसटी। मैंने बोला आईजीएसटी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को कलेक्ट कर लेगी एंड एज पर टैक्स लॉज वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट दे देगी, ठीक है। सो आपको ये चीज समझनी है। सो जीएसटी में आपका क्या क्या होता है? जीएसटी में होता है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। CGST is collected by central government, SGST is collected by the state government, and IGST is levied by the central government, and after that it distributes it to the state government. यहां पर मैंने लिखा है SGST/UTGST। अब ये क्यों? हमने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को चाहिए टैक्स यानी कि जीएसटी, यस और नो। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करें, देखो सेंटर तो अपना पैसा लेगी ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एट द सेंटर है, एक ही है, यस और नो। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अलग अलग स्टेट्स पे है। या तो ये पॉसिबल है कि आप स्टेट में रहते हैं, या तो ये पॉसिबल है कि आप यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं। हाँ जी, यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं। तो अगर आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपसे सीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा एंड एसजीएसटी। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं देन आपसे सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने? ये थोड़ा बेटर टिपिकल है, इसे समझने की कोशिश करें आप। अगर आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपसे सीजीएसटी यानी कि बाय द सेंटर सीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा एंड बाय द स्टेट एसडीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं तो सेंटर के थ्रू सीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा एंड यूनियन टेरिटरीज के थ्रू यूटीजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देखो भाई, मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए एंड स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए। देखो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि आप लोग स्टेट्स में रहते हैं, या हो सकता है आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं, यस और नो। अगर आप स्टेट में रह रहे हो तो आपको पता है सीजी को यानी कि सेंटर, जो कि एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टॉप है, एक ही प्लेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो वो सीजीएसटी लगाएगी, यस और नो। और अगर आप, हाँ जी मैंने क्या बोला, अगर आप स्टेट में रह रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी कलेक्ट करेगी एंड स्टेट क्या कलेक्ट करेगी? एसजीएसटी। बोल दो हाँ या ना? यस। अगर आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हो तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी लेगी और यूनियन टेरिटरीज वाले यूटी जीएसटी लेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा स्टेट गवर्नमेंट / यूटीजीएसटी, क्योंकि हो सकता है आप स्टेट में रह रहे हैं तो आपसे एसजीएसटी लिया जाएगा। अगर आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं देन यू विल बी लिवाइड यूटीजीएसटी, ठीक है। देखो भाई, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती है तो आप पे जीएसटी लगेगा या एसजीएसटी, ये सुनो। अगर आप या तो हो सकता है आप पे सीजीएसटी लगे और यूटीजीएसटी। अगर सप्लाई आपकी विद इन द सेम स्टेट हो रही है देन आप पे क्या हो सकता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लग सकता है, या तो फिर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप स्टेट में रह रहे हैं या यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। ओके, अगर आपकी सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे है तो आप पे आईजीएसटी लगने वाला है, यानी कि सेलर कलेक्ट करेगा आईजीएसटी बायर से एंड डिपॉजिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर टैक्स लॉज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू होम? स्टेट गवर्नमेंट। अगर सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती है तब हम उसे बोलते हैं इंट्रा, हाँ जी क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में होती है तब हम उसे बोलते हैं इंटर, हाँ जी क्या? इंटर स्टेट सप्लाई। सो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इंट्रा मीन्स विद इन द सेम स्टेट एंड इंटर मीन्स इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं, अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है देन, अगर आपकी क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है एंड जीएसटी की रेट आपकी 28% है, मान के चलो 28% है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? अगर आप स्टेट में रहते हैं तो आपसे सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। कितना कितना परसेंट? भैया हाफ हाफ, यानी कि 14% एंड 14%। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आपसे सीजीएसटी लिया जाए या आपसे यूटीजीएसटी लिया जाए, अगर आप यूनियन टेरिटरीज में रह रहे हैं।
तो एक ही केस पॉसिबल है, अगर आप स्टेट में है तो आप पे ये चीज़ लगने वाला है, अगर आप यूनियन टेरिटरीज में है देन आप पे ये चीज़ लगने वाला है, ठीक है। अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई की बात करूं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मान के चलो जीएसटी की रेट 28% है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आईजीएसटी कितना जाएगा, बोलो भाई, 28% ही जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स लॉस के हिसाब से कुछ टैक्स का अमाउंट दे देती है। अब वो हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें तो ये डिस्कस करना है कि आईजीएसटी कितना होने वाला है। आईजीएसटी विल बी 28%। सो भाई ये कंक्लूजन था आपका इस सारी समरी का। अभी इंडिया में जीएसटी की रेट अलग अलग है, 0%, 5%, 12%, 18, 28 और अदर्स, ठीक है। लेकिन आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको ये रेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि 20% है रेट या 10% है या 28% है, ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि जीएसटी की रेट्स अलग अलग है, कहीं पे 0% है, कहीं पे 5% है, 12%, 18%, 28%, ये सुनो। सो आपको ये भी पता है कि जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सो इतनी अलग अलग रेट्स क्यों? देखो बेटा, जैसे कि फूड आइटम्स होते हैं जो कि एक नेसेसिटी है, हर एक बंदे की नेसेसिटी है फूड, तो उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं होता, या होता है तो मामूली से टैक्स होता है, डेट इज 0%। कुछ लग्जरी गुड्स हैं तो वहां पर रेट हाई होता है। सो ये डिफरेंट टैक्सेस की रेट का बस यही लॉजिक है कि कुछ गुड्स एसेंशियल होते हैं तो वहां पर टैक्स की रेट बहुत ही कम है या नहीं है, और लग्जरी गुड्स पे टैक्स की रेट बहुत ज़्यादा है। सो यही रीज़न है अलग अलग जीएसटी की रेट्स के होने का, ठीक है। ओके, सो इधर आपका लिखा हुआ है डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, बट डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। चलो इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। मान के चलो राम ने श्याम को कुछ गुड्स बेचे, ठीक है, मान के चलिए 5,000 रुपए के गुड्स बेचे, और टैक्स लग रहा है आपका, मैं अमाउंट ही बता दूं टैक्स का, टैक्स का अमाउंट है 600 रुपए, ठीक है। यानी कि श्याम राम को 5,000 रुपए पे कर रहा है एंड साथ ही में 600 रुपए पे कर रहा है, यानी कि 5,600 रुपए श्याम इज पेइंग टू राम, यस और नो। अब यहां पर बोला गया है डिस्काउंट इज नेवर अलाउड ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, बट इट इज अलाउड ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। मान के चलो अब राम को, मैं इस केस में एक और चीज ऐड करती हूँ, राम हैज टू गिव द डिस्काउंट टू श्याम, दैट इज ऑफ 1,000 रुपीज। तो अब मेरे को आप ये बताओ, राम को डिस्काउंट देना है 1,000 रुपए का, तो वो 5,000 रुपए पे देगा या 5,600 रुपए पे? अरे आपका आंसर आएगा कि 5,000 पे देगा। सो यही लिखा हुआ है, डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी, दैट इज 5,000 रुपीज, नॉट ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि 5,600 रुपए पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, 5,000 रुपए पे दिया जाएगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल सी बात थी, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ डीलर इन भोपाल, स्टेट है मध्य प्रदेश, ठीक है। अ डीलर इन भोपाल से एक्स, मान के चलिए एक्स एक डीलर है भोपाल का, यानी कि मध्य प्रदेश का, वो क्या कर रहा है, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8,000 टू वाई अ पर्सन इंदौर, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यानी कि आपको क्या पता चला इस क्वेश्चन से कि भाई सेलर है, हाँ जी, हमारा सेलर है एक्स एंड हमारे बायर हैं वाई, यानी कि कस्टमर द एंड यूजर इज वाई। एक्स रह रहे हैं मध्य प्रदेश में एंड वाई भी एमपी में रहते हैं, यानी कि ये केस बन रहा है आपका विद इन द सेम स्टेट, और विद इन द सेम स्टेट का मतलब है पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का, एंड दूसरा बन सकता है आपका सीजीएसटी का और यूटीजीएसटी का, यस और नो, कोई एक ही केस बनेगा। अब आपको पता है कि एमपी आपकी एक स्टेट है, तो यहां पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगने वाला है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, यू हैव टू फाइंड द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो आपको पता है जीएसटी की रेट है आपकी 28%, यस और नो, एंड ये जो सप्लाई हो रही है विद इन द सेम स्टेट है, यस, सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट, बोल दो हाँ या ना, यस मैम, सप्लाई इज विद इन द सेम स्टेट। सो यहां पर आपकी सीजीएसटी की रेट होने वाली है आधी, दैट इज 14%, एंड एसडीएसटी की रेट होने वाली है दैट इज 14%। सो फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए सीजीएसटी। सो सीजीएसटी क्या हो जाएगा, 14% ऑफ, हाँ जी, एक्स ने वाई को कितने रुपए के गुड्स बेचे, 8,000 रुपए के, सो 14% ऑफ 8,000
यानी कि 14/100 इंटू 8,000, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 1120। सो SGST आपका कितने हो गया 1120। सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड करिए CGST। ओके, सेकंड पार्ट आपसे बोल रहा है SGST। सो SGST कितना होगा 14% ऑफ 8,000, और ये भी कितना होने वाला है आपका ₹1120। ठीक है, आपसे थर्ड पार्ट में बोला है कि आप सॉल्व करें IGST। अब आप मेरे को ये बात बता दो, क्या यहां पर IGST लगने वाला है? IGST कब लगता है? जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रही है। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, MP से MP में ही सप्लाई हो रही है, तो क्या यहां पर आपका IGST लगने वाला है? नहीं। सो यहां पर IGST कितना होने वाला है आपका 0। जीरो बोल लो या ये बोल लो कि यहां पर लगेगा ही नहीं, क्योंकि IGST एक ऐसा टैक्स है जो कि एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होता है तब लगता है, बट यहां पर विद इन द सेम स्टेट का केस है। सो IGST तो लगने ही नहीं वाला। सो एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A इज अ डीलर इन भोपाल MP। ठीक है, डीलर है भाई A कौन है? एक डीलर है जो कि कहां रहता है MP में। ठीक है, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 8,000 टू B इन आगरा। सो ये सप्लाई कर रहा है गुड्स टू B, और B का रहता है यूपी में। सो आप देख पा रहे हैं MP और यूपी दो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहां पर इतना तो क्लियर हो गया कि IGST ही लगेगा। यस और नो? ओके, इफ द GST रेट इज, मान के चलो 28% ही है, फाइंड द टैक्स लिवाइड अंडर CGST। आप बताओ CGST के अंदर कितना टैक्स होगा, SGST के अंदर और IGST के अंदर कितना टैक्स होगा। सो हमारी GST की रेट कितनी है 28%, IGST कितना होगा आपका 28%। सप्लाई आप याद रखिए बेटा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रही है, यानी कि यहां पर एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड IGST। क्या आप मेरे को बताओ यहां पर क्या CGST लगने वाला है? नहीं, यहां पर CGST भी नहीं लगेगा। क्या यहां पर SGST लगने वाला है? नहीं। क्या यहां पर UTGST लगने वाला है? नहीं। तो कौन सा GST लगने वाला है? IGST लगने वाला है। हाँ जी, कौन सा लगने वाला है? IGST लगने वाला है, बिकॉज जब भी सप्लाई होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो हमारा IGST लगता है, दैट इज 28%। सो IGST आपका कितना हो जाएगा 28% ऑफ 8,000, क्योंकि A ने B को 8,000 रुपए का गुड सप्लाई किया है। सो ये आ रहा है आपका 2240। सो फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा है? CGST कितना होगा आपका 0। क्यों? क्योंकि CGST तब लगता है जब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती है। SGST तब लगता है जब सप्लाई विद इन द सेम स्टेट होती है, बट यहां पर अलग अलग स्टेट्स का केस है। सो यहां पर SGST 0 और IGST ये रहा आपका पार्ट थर्ड सॉल्व। IGST 28% लग जाएगा। इस वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल।